नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार कर रही है, विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, तीनों का कंबाइंड चुनाव होगा। बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है। हालांकि कई पार्षदों से हमारी बातचीत हुई जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हुआ है, होना है। उन लोगों का कहना है कि जिनका कार्यकाल 20 में समाप्त हो गया उनके कार्यकाल को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, और जिनका कार्यकाल 23 में पूरा होगा उनको थोड़ा सा रियायत दिया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला। धनबाद जिला में चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 10 में आए हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं नसीमा खातून जी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं फिरोज अंसारी उर्फ राजू अंसारी जी हैं। राजू अंसारी जी के नाम से फेमस हैं। इन दोनों के बारे में बता दें कि जनता ने जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से इन पे भरोसा करने का काम किए हैं। प्रथम बार जब नगर परिषद का गठन हुआ था उस समय फिरोज अंसारी जी वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए और बेहतर से बेहतर काम करने का काम किए। वहीं जनता ने इन पर दूसरी बार भरोसा किया और पार्षद के रूप में चयनित हुए। इसके साथ साथ इन पे पार्षदों का भी भरोसा हुआ और पार्षदों ने मिलकर इनको नगर परिषद उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मौका दिया है। यानी इनके पास पूरे चिरकुंडा नगर परिषद की बात कहें तो इनके पास काम करने का अनुभव है। जब महिला सीट हुआ तो महिला सीट में भी लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि इनके द्वारा जो काम किया गया था बेहतरीन से बेहतर काम हुआ, तो लोगों ने इनकी पत्नी नसीमा खातून को मौका दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर स्तर पे इस वार्ड में, इस नगर परिषद क्षेत्र में डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। तो इनसे जानते हैं कि इस चिरकुंडा नगर परिषद में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है नसीमा खातून जी से, और उनके जो बगल में बैठे हुए हैं फिरोज जी, इनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से अनुभव के अनुसार मदद किए वार्ड के डेवलपमेंट में और पूरे चिरकुंडा नगर परिषद में। तो पहले तो आप दोनों को वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, खातून जी आपसे क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ आपके कार्यकाल में? बहुत सारा काम हुआ है। जैसे जो भी ज़रूरत हुआ सब अपना घर समझ के बेधड़क आते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है बोलते हैं, सब काम होता है। इसके अलावा जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जितनी भी योजनाएं आई उसको अपने 100% उतारने का काम किया। राशन कार्ड लगभग सबका ही हो चुका। जी आप बताइए कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं, क्योंकि आपके पास काम करने का अनुभव है, उपाध्यक्ष के पद से भी काम करने का अनुभव है, पार्षद के रूप में भी काम करने का अनुभव है। अगर ओवरऑल देखें तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है पूरे इस चिरकुंडा में आपके कार्यकाल में और मैडम के कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में 2 टर्म्स में पार्षद रहा। डेवलपमेंट सारा तो मैं कर चुका था। उसी डेवलपमेंट को देखकर ही जनता से जो मेरे विपक्ष में खड़ा था, मेरी पत्नी का, उन्होंने जब वोट मांगने गया तो बोला कुछ काम ही नहीं बचा तो क्यों वोट दूँ, जो है वही है। एक फ़ोन करते हैं और 5 मिनट भी समय नहीं लगता है और हमारा काम हो जाता है। राशन कार्ड हमने झोला लेकर घर घर जाकर फॉर्म भर कर और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से धनबाद बार बार जाकर अपनी डीजल, अपना खाना, किसी जनता से 1 रुपया नहीं, सारे लोग का राशन कार्ड बनवाया। आवास मेरे वार्ड में 70 से 80 आवास बना है, कुछ बन रहा है। किसी भी को शिकायत नहीं है कि पार्षद ने कुछ डिमांड कर दिया, पार्षद का कहीं पे लोभ है। बस जहाँ तक साइन करके रिकमेंड करने तक ही देखता हूँ
और देखने भी नहीं जाता हूँ कि आपने कैसा बना लिया और क्या किया। हाँ, बन गया, सीलन उद्घाटन करना है तो पहुँचे हैं भाई, हो गया उद्घाटन होगा, चलो उसका खुशी में शामिल हो गए हैं जाके। इसी तरह 350 के आसपास शौचालय का निर्माण हमने करवाया। तीनों टर्म मिला के। जी, तो 2 टर्म में ही, 2 टर्म में, तीसरा में तो ओडीएफ हो चुका है, तीसरे टर्म में ODF होगा। ओडीएफ हो चुका है, 2 4 5 बना है, उसके बाद ओडीएफ हो गया है। तो हमने मेरे जीवन काल में सबसे बड़ा काम जो मेरे वार्ड में हुआ, और मुझे लगता है कि ये मेरा जीवन जो भी बचा है, ये काम मेरे ज़िंदगी भर लोगों को याद रहेगा और मुझे भी याद रहेगा। मेरे वार्ड में घोर पानी की समस्या थी। बेंगोली पाड़ा, केवट बस्ती, बौरी बस्ती, बिहारी बस्ती, इस इलाके में काफ़ी पानी का दिक्कत लोगों को था। गर्मी के मौसम में हमने वहाँ से टैंकर से पानी पहुँचाने का काम किया, लेकिन जलापूर्ति योजना जब धरातल पे चिरकुंडा पे उतरी है तो हमने अपने वार्ड के बीचों बीच जल मीनार बनाने का काम किया। वो जल मीनार बनने के बाद अभी वहाँ के लोगों को पानी का इतना आराम हो चुका है, और ये जनता का आराम ही मेरे लिए दुआ साबित हुआ। आज एक भी जनता ऐसा नहीं है। देखिए, जो नेता होता है, जो पार्षद होता है, उसका विरोधी भी होता है। मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई विरोधी है। एक भी जनता की तरफ से ये सुनने को मुझे नहीं मिला कि वो उसने ऐसा नहीं किया और उसने वैसा नहीं किया। तो सभी को खुश रख पाना, हमने तो कोई सोच कर या कुछ ये कर कर हमने ऐसा काज नहीं किया। हम एक निस्वार्थ भाव से काम करते गए, जिसका रिजल्ट ये सामने आया कि आज जनता मेरे ऊपर काफ़ी भरोसा करता है और हाथों हाथ लेता है। और मुझे जनता का, 10 नंबर वार्ड का जनता के बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं पर भी मेरा नाम आता है तो सीना तान के बोलते हैं कि मेरा वार्ड का पार्षद राजू अंसारी है और नसीमा खातून है। जब तक ये लोग रहेगा, हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, ये बताइए तो कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए? 70 से 80 लोगों को अभी तक मिल चुका है मेरे वार्ड में। टोटल तीनों कार्य में कि ये केवल इनके कार्य? नहीं, तो तीनों दूसरे काल के बाद से ही शुरू हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरे कार्य जी, और उसके बाद से अभी हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि तो इंदिरा आवास था पहले, उस तरह के इंदिरा आवास सर वो पंचायत एरिया में होता है, नोटिफाइड एरिया में इंदिरा आवास नहीं था, तो वो पंचायत में होता है। और नोटिफाइड एरिया में ये हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है। और मेरे यहाँ जो भी स्लम एरिया 1-2 है, उसमें आवास का काम हुआ है। बाकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन शौचालय का ज़रूरत लगभग था, लोगों के पास घर है लेकिन शौचालय नहीं है, तो हमने 350 के आसपास शौचालय बनवाया है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर तीनों टर्म को जोड़ दिया जाए और जब से देश आज़ाद हुआ, कोई ऐसा डेवलपमेंट विकास का काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा यादगार पल जो आप दोनों का नाम लोग जो है युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा? यही जल, पानी, यही यादगार है सर, यही यादगार है। चूँकि पानी के लिए जो हाल था लोगों का, और ऐसा नहीं कि मैं जल मीनार अपने वार्ड में बनाया तो उससे सिर्फ फ़ायदा मेरे वार्ड के लोगों के है, अगल बगल जितने वार्ड हैं सभी तरफ उसका कनेक्शन गया और सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और सभी लोग को ये जो महा दिक्कत था पानी का, उससे आज लोग एकदम उठ गए हैं। और यादगार पल यही है, मेरे वार्ड में पंपू तालाब है। वो पंपू तालाब, मैं आपको एक इतिहास बता दे रहा हूँ कि आज जहाँ मेरा मकान है वहाँ पे हमारे पिताजी लोग के टाइम में काफ़ी पानी का दिक्कत था। यहाँ पे 2-2 दिन कुआं था और नल तो था नहीं, पीएचडी उस वक्त था नहीं, हम लोग छोटे छोटे थे, तो कुआं में 2-2 दिन लाइन लगता था पानी के लिए। और जहाँ पे मैंने अभी जल मीनार बनाया है वहाँ पे पंपू तालाब एक बन गया, वहाँ से हाउसिंग बोर्ड का पाइप, पानी सप्लाई पाइप गया है, जो नदी से, बराकन नदी से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है यहाँ पे, वहाँ पे पानी जाता है, वहाँ पे गया। तो वो पाइप
जो फटा हुआ था उससे पानी से तालाब बन चुका और उसमें से पीने का पानी गिरता था, तो वहाँ का लोगों को पानी का बहुत आराम था। और बचपन में मैंने वहाँ से सर में डिक्ची में पानी ढोने का काम किया अपने घर में, और मैं जब जीत के गया तो वहाँ पे ज़्यादा पानी का दिक्कत हो गई थी। हाउसिंग बोर्ड का पाइप वो डेड हो चुका था और वहाँ के लोगों तराई आम था पानी के लिए। तो मैंने संकल्प लिया वहाँ पे बैठकर काली मंदिर में वहाँ लोगों के बीच कि मैं यहाँ पे पानी का सुचारू रूप से इंतजाम करने का काम करूँगा, और भगवान ने वैसा अवसर दिया, जलापूर्ति की योजना धरातल पर आया। अब मैंने उस पर लग भीड़ कर वहाँ पे जल मीनार का काम करवाया, और आज वहाँ के लोगों को पानी का आराम है। ये मेरे लिए ज़िंदगी भर संतुष्टि की बात है। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको मौका दिया और आपने बेहतर काम किया, तो इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो दूर हो चुकी है, क्योंकि इस वार्ड की एक समस्या थी। मेरे यहाँ बौरी मोहल्ला भी है मेरे वार्ड में, तो अक्सर है कि वहाँ पे रोज़ाना झमेला हो जाया करता था। तो जब उस गांव में शराब बिका करता था 5-6 जगह गांव में, लोग कमा के आते और सीधा वहीं पे जाके पहले दारू पी के गिर जाता, उसके बाद पैसा भी नहीं बचा, घर गया, घर में झगड़ा हो रहा। तो ये चीज़ मुझे लगा कि ना, ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। तो हमने वहाँ के जितने भी ये इस तरह का काम करने वाले सभी को प्यार से समझा बुझाकर सारा वो बंद करवा दिया वो सब काम। अब वो लोग भी राजी खुशी से दारू बनाना बेचना बंद करके अपना लेबर और इसमें खट कर अपना गुजारा करने लगे। आज नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे झगड़ा झमेला बंद और किसी तरह का शिकायत नहीं आता है जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह अगर लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के साथ साथ इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? अगर आपकी पत्नी दूसरी बार पार्षद बन जाती है, तो क्या आप अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? पति पत्नी मिलकर पूरे चिरकुंडा के लिए सेवा करेंगे, या केवल पार्षद के रूप में ही काम करेंगे? क्योंकि आपके पास काम करने का अनुभव उपाध्यक्ष के पद पर हो चुका है, तो डायरेक्ट आप जनता के पीछे जाएंगे या पार्षद के थ्रू जाएंगे? ऐसा है कि अभी वार्ड का जो भी काम है हमारा बचा हुआ तो कुछ नहीं है। पीसीसी नाली वगैरह सब बना हुआ, लेकिन अभी सरकार द्वारा डीएमएफटी फंड में कुछ योजना मांगा गया था, उसमें हमने 25 योजना दिया है, जिसमें स्पोर्ट क्लब भी है, लाइब्रेरी भी है और तालाब सुंदरीकरण भी है, और फाइबर ब्लॉक गली गली में बिछाने का है, रास्ता ठीक करने का है। तो वो सारा योजना आ जाता है तो वार्ड तो हमारा फिर चकाचक हो जाएगा। फिर वार्ड में मुझे नहीं लगता है कुछ काम है, लेकिन तीसरी बार अगर जनता ने मौका दिया तो पार्षद में भी ज़रूर लड़ेगी। और मुझे लगा कि समय अनुरूप है और चिरकुंडा का सेवा करना है पूरा, चूँकि जब जितना निष्ठा भाव से मैं अपने वार्ड का सेवा किया, उपाध्याय रह के चिरकुंडा का भी सेवा मैंने किया, पूरा चिरकुंडा क्षेत्र का। तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ अध्यक्ष के लिए जी, कहीं पे चूकूंगा नहीं। बिल्कुल, आपके पास जो अनुभव है, पार्षद के रूप में भी अनुभव हो चुका है, उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अनुभव हो चुका है, तो निश्चित तौर से जब जनता ने आप पे भरोसा किया है, और जैसा कि कई लोगों से मैंने बात किया, निष्पक्ष रूप से कैंडिडेट कई जगह मैंने गया तो कई जगह पार्षदों के लिए जो फाइट करते हैं तो कहीं 10 लोग हैं, कहीं 20 लोग हैं, कहीं 5 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि केवल 2 लोग ही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता आपके ऊपर भरोसा कर रहा है और आप निष्पक्ष भाव से आप काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम लोगों ने पूरे वार्ड में सैनिटाइज कराने का काम किया है, ब्लीचिंग छिड़काव का काम किया है, मास्क बांटने का काम किया है। जो हमारा वो वैक्सीन का प्रचार करने का काम किया, वो लोगों को मदद भी किया है कि लाइन लगवा कर उन्हें वैक्सीन दिलवाने का काम किया है। और ज़रूरत पड़ने पर अगर कहीं पे कुछ समझ में आया कि किसी को ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बुखार सर्दी खांसी है और वो उस लायक नहीं है कि डॉक्टर पास जा सके, तो वैसे लोगों को हमने अपने जेब से एम्बुलेंस करके और पीएमसीएच धनबाद भेजने का भी काम किया है।
तो ये बताइए कि कोरोना का जो प्रकोप है और कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, अपने पॉकेट से भी किया, आर्थिक रूप से किया, शारीरिक रूप से किया, हर स्तर से आपने मदद किया। तो राज्य सरकार ने जब वो होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? अभी कोरोना का मार लोग झेल ही रहे हैं, कई लोगों का रोजगार छिन गया, ठीक है, तो राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? ये होल्डिंग टैक्स का मामला जो है, ये राज्य सरकार जो बढ़ाए हैं ये लोग, इस पे तो पूरा विचार होना ही चाहिए। आपको बता दें कि सरजू राय जो विधायक हैं, उन्होंने भी विधानसभा में मामला को उठाया कि इस पर विचार करना चाहिए। आपका क्या मत? नहीं, विचार होना चाहिए। होल्डिंग टैक्स अचानक से, एक तो महंगाई इतनी है, अभी हर चीज़ महंगा हो चुकी है, ऊपर से होल्डिंग टैक्स भी डबल हो चुका है, तो जनता को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि नोटिफाइड होने के बाद हम लोगों का खर्च बढ़ चुका है, तो इससे अच्छा तो पहले था। तो इस तरह के जनता के दिलों में जो बात जा रही है, इस बात को ख़त्म करने के लिए सरकार को पुनः इस पर विचार करना चाहिए, ये मेरे सुझाव है। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए हैं। जब भारत का संविधान एक है तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा, मानदेय के अलावा अन्य सुविधाएं मिलते हैं, और पार्षदों को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, मेयर को, डिप्टी मेयर को केवल मानदेय। अगर आप सत्ता से हटते हैं वो भी खत्म। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या पेंशन की सुविधा नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होनी चाहिए? जब आम पब्लिक को जैसे वृद्धा पेंशन मिलता है, पेंशन की सुविधा है, विधायकों को पेंशन की सुविधा है लाइफ टाइम तक, तो क्या पार्षदों को नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। यहाँ तक तो हम लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि हम लोग अपना राशन कार्ड वाइट बना सकते हैं। हम लोग अभी, अगर हम गरीब भी हैं और पार्षद हैं, तो हम चावल नहीं ले पा रहे हैं, गेहूँ नहीं ले पा रहे हैं, राशन कार्ड के लोग कह रहा है कि पार्षद ले रहा है, देखो पार्षद बना रहा है। तो हम लोग को राशन कार्ड आने के बाद भी वापस कर दिए कि भाई मैं पार्षद हूँ, मैं राशन कार्ड नहीं ले सकता हूँ। इसके अलावा पेंशन का सुविधा भी होना चाहिए, मेडिकल का सुविधा होना चाहिए। अब राशन कार्ड नहीं बना तो इसके लिए कभी बोर्ड में आवाज़ नहीं उठाए? देखिए, जब तक बोर्ड में हम लोग थे, मैं था, बहुत बार पारित हमने करवाया कि मेडिकल का जब राशन कार्ड पार्षद का नहीं बना तो हेल्थ कार्ड भी नहीं बना, राशन कार्ड पर ही हेल्थ कार्ड बना, प्रधानमंत्री जो का हेल्थ कार्ड जो है, और सारे लोग को हेल्थ कार्ड की सुविधा है, पार्षद को नहीं है। अरे पार्षद भी गरीब है, वो भी इंसान है, वो भी अनाज खाते हैं पार्षद भी। अब 5,000 6,000 मानदेय में आज के महंगाई में किसी का गुजारा भी नहीं है। तो आप तो ये मानदेय एक सामान के रूप में दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। कम से कम ऐसा हो कि कुछ आज एमएलए एमपी के पास वो भी जनता जिताती है, वो लोग को भी, हम लोग को भी जनता जिता रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी अंतर क्या है कि आज एमपी अपना फंड का जो भी काम, एमएलए का फंड का जो भी काम है, वो डिपार्टमेंटल होता है। डिपार्टमेंटल हुआ तो वो लोग देखते हैं कि भाई लोकल हमारे, अगर एमएलए है तो निरसा क्षेत्र का जो नौजवान ऐसा है जो बेरोजगार है, उसको मौका देते हैं काम करिए। लेकिन हम लोग के हाथ में तो वो भी नहीं है। हम लोग सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं, हम लोग का जो भी काम आता है वो टेंडर होता है। डिपार्टमेंटल कुछ अधिकार नहीं है, हम लोग का साइनिंग पावर का अधिकार नहीं है। पंचायत में मुखिया का साइनिंग पावर का अधिकार है, मुखिया खुल के काम करते हैं और कम पैसा में ज़्यादा काम कर लेते हैं। और हम लोगों का क्या है कि भाई टेंडर हो गया, उसके बाद ठेकेदार अपना काम करा रहा है। अब हम लोग उसको जाके देख के और बढ़िया से काम कराने का काम करते हैं, इतना ही तक है। लेकिन बाकी इसका क्या है, वो सारा मान लिए सिस्टम है, जो सिस्टम को तो सबको एक समान कर देना चाहिए, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बताइए, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में आवाज़ उठाया, क्या आपने इस तरह के लिए कोई आवाज़ उठाए, पेंशन को लेकर, मानदेय को लेकर या किसी कार्य को लेकर? मानदेय को लेकर हमेशा ही ऑफिस में बात होता है तो टाल दिया जाता है। यहाँ तक कि हम लोग जो ऑफिस जाते हैं तो जो अगर कोई ऑटो से जा रहा है तो अपना भाड़ा लगा के जा रहा है, तो इसके लिए भी बात हुआ है, मगर कोई सुनवाई नहीं होता है।
तो जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, क्या उनसे बातचीत नहीं हुई कि भाई इस तरह का जो है मामला बोर्ड में, जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके पास इस तरह के बोर्ड के लिए कुछ आवाज़ नहीं उठा आपके कार्यकाल? हुआ है, हम लोग बोलते रह जाते हैं, नज़रअंदाज हो जाता है। हाँ, नज़रअंदाज होता है, कोई और लोग चिल्लाने लगता है तो फिर चुप होकर बैठ जाना पड़ता है। बहुत बार हुआ है, बहुत। अच्छा ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, व्यक्तिगत रूप से पूछे तो काम के मामले में आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हमारे नज़र में तो बेहतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। हेमंत सोरेन जी है कि अभी अगर हमें कोई दिक्कत भी है काम का, कहीं पे ट्वीट कर देने के बाद वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले 15 साल से हमने काम कर रहा है, इतना लिखा पढ़ी करने के बाद भी कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अभी वो बात तो नहीं है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से पंचायत चुनाव हो गया, नगर निगम के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं और आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और निर्वाचन आयोग का कहना है कि तीनों का जो है कंबाइंड चुनाव कराएंगे, तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं? देखिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, निर्वाचन आयोग को। हमारा टर्म्स 5 साल का है, तो 5 साल पूरा करने दें हमें। अरे जिनका हो चुका है उनको ब्रेक लगाइए और नहीं तो करा दीजिए उनका। बाकी जिनका पूरा नहीं हुआ वहाँ तक तो कम से कम ठीक है, आपका अधिकार है 6 महीना पहले या बाद में चुनाव कराने का, लेकिन भाई सभी को कुछ ना कुछ तो तैयारियां होती है चुनाव सामने आने के बाद। अब अचानक से आप 6 महीना में चुनाव करा देंगे, हमारा टर्म से भी पूरा नहीं हुआ और चुनाव करा देंगे, तो थोड़ा तो परेशानी हम लोग जैसा है लोगों का है। तो आपके मन में है कि अगर टर्म पूरा होता तो निश्चित तौर से जो पेंडिंग काम है वो पेंडिंग काम पूरा हो जाता? जी, जो भी काम है अभी, जैसे हमारा जो डीएमएफटी फंड का जो भी धरातल पे काम उतरेगा, तो आचार संहिता अगर नहीं लगता है तब तो देख रेख में काम होगा। लग जाने के बाद तो वो ठेकेदार का मनमानी हो जाएगा, वो 50 का काम 5 पैसा में करके निकल जाएगा। तो इसमें क्षति तो सरकार का है ही है, साथ में जनता भी का क्षति है। उसका पूरा लाभ जनता को ठीक से नहीं मिल पाएगा। वो काम जैसे तैसे करके निकल जाएंगे, बाद में जनता उसको झेलेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, पूर्व वार्ड पार्षद हैं फिरोज़ अंसारी जी हैं और वर्तमान पार्षद नसीमा खातून जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा और व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आए हैं और हमारा इंटरव्यू लिया, जिसमें हमने जो हमारे दिल में बात थी खुलकर आपके सामने हम लोगों ने रखने का काम किया। और आगे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम लोग जनता और सरकार के बीच अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको भी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।